जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। जागो आदिवासी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आदिवासी समाज के युवाओं को जो युवा नेतृत्व जो है उसको उभारने के लिए सभी आदिवासी समाज के जो भी सामाजिक कार्यों में जो अग्रणीय जो रहे हैं युवा, उन सभी युवाओं से आदिवासी समाज के विषयों पर चर्चा करने के लिए सभी के पास जा रहे हैं। और आज हम लोग समाज के ही बेटे विक्रम जी चौहान जी से मिलने के लिए आए हैं। और आज हम लोग विक्रम जी चौहान जी से जानेंगे कि आदिवासी समाज के जो भी विषय हैं उनमें विक्रम जी चौहान का क्या दृष्टिकोण है, ये हम लोग आज उनसे जानेंगे। मेरा जो पहला जो प्रश्न है वो विक्रम जी चौहान से कि आप सबसे पहले तो आपके बारे में बताएं। जी, मेरा नाम विक्रम चौहान है और मैं इसी बड़वानी विधानसभा के पाटी ब्लॉक में ग्राम गंधावल का मूल निवासी हूँ और लगभग 20 वर्ष से बड़वानी में ही निवास कर रहा हूँ। मेरे पिताजी बैंक में सहायक प्रबंधक है और माताजी राजनीति में सक्रिय रूप से काम कर रही है अभी तक। और पिछले लंबे समय से छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद और संगठन के माध्यम से छात्र हितों के लिए काम कर रहा था और अभी कुछ वर्षों से युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य ऐसी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो विक्रम जी से यह है कि आपके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जी, चूँकि अभी मैंने बताया कि मैं छात्र संगठन में काम कर रहा था, तो छात्र संगठन में काम करते हुए मैं प्रांत का जो हमारी रचना रहती है उसमें प्रांत का जनजातीय प्रमुख रहा हूँ। और उस नाते जितने भी आदिवासी बाहुल्य जो ज़िले हैं, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इन क्षेत्रों में मैंने प्रांत जनजाति प्रमुख के नाते छात्रों के बीच में जाके कार्य किया है और जनजाति छात्रों के विषयों को अपने दायित्व अपने संगठन के माध्यम से उन विषयों को उठाया है मैंने। यहाँ कुछ मैं उदाहरण बताना चाहूँगा। जैसे इस कॉलेज का नाम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज था, तो जब उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जब यहाँ पर एक यात्रा को लेकर आए थे तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हमने एक बड़ा आंदोलन किया था। और यहीं के जो बेटे हैं 1857 क्रांति के जो नायक है भीमा नायक, उनके नाम से इस कॉलेज के नामकरण के लिए हमने आंदोलन किया और हमारे आंदोलन का परिणाम निकला कि इस कॉलेज का नाम शहीद भीमा नायक कॉलेज है। इसके अलावा बलवाड़ी कॉलेज, पाटी कॉलेज के लिए हमने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते हमने आंदोलन किया और बहुत सारे छात्रवृत्ति, हॉस्टलों के मुद्दों को लेकर हमने आंदोलन किया। 2012 में अलीराजपुर में जब मैं प्रांत जनजाति प्रमुख था, एक बड़ा छात्र सम्मेलन, जनजाति छात्र सम्मेलन हमने किया था और उस समय तत्कालीन मंत्री विजय शाह जी से विभिन्न मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया था। उसमें कई मांगे जनजाति छात्रों की पूरी भी हुई थी। तो ऐसे लंबे समय तक जनजाति समाज के बीच में रहकर उनका बेटा होने के नाते अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। जैसे कि आदिवासी समाज को मिले हुए आरक्षण को हमेशा ही ट्रोल किया जाता है और आदिवासी समाज को जो मिला हुआ आरक्षण, हम लोग कह सकते हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी तीनों को ही जो मिला हुआ आरक्षण जो है उस सब्जेक्ट पे हमेशा ट्रोल होता है। और हम विक्रम जी से भी जानना चाहेंगे कि आरक्षण विषय पे आप अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं। हमारे समाज में जो हम भारतीय समाज है उसमें व्याप्त असमानताओं और जो जाति भेद जो एक सच्चाई, कड़वी सच्चाई है जिससे हम धीरे धीरे हमारा देश उभर रहा है, उसमें एक जो उस बीमारी का इलाज आरक्षण है। आरक्षण जिसको हम सामाजिक न्याय के रूप में देखते हैं। तो जब तक सभी समाज समरस और बराबर नहीं होते तब तक ये आरक्षण की व्यवस्था मिलती रहना चाहिए। लेकिन हमको समय समय पर, मेरा मानना है कि जो व्यवस्था है, अब हम देख रहे हैं कि जैसे हमारा आदिवासी समाज है तो उसमें ही एक व्यक्ति को जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है
तो फिर उसकी ही पीढ़ियों को मिलता जा रहा है। वो जो गांव में जो गरीब है वो गरीब ही रह रहा है। तो हमारे इसमें भी जो, मैं ये नहीं कहता कि हमारा जो आरक्षण दिया है उसको कम किया जाए या बढ़ाया जाए। हमारा आरक्षण जितना भी है वो रहे, लेकिन उसमें भी हम जो गरीब वर्ग, हमारे ही वर्ग का जो गरीब व्यक्ति है उसको आरक्षण में प्राथमिकता मिले, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोच है। और जैसे कि जो मध्य प्रदेश में जो आदिवासी समाज जो है वो 21% है और उसमें 20% का जो रिजर्वेशन जो है आदिवासी समाज को मिला हुआ है। तो जैसे कि विक्रम जी का कहना ये है कि उसी 20% में जो हमारे जो गरीब, हमारी जो समाज के जो लोग जो गरीब है उन्हें पहली प्राथमिकता उसमें मिलना चाहिए, ऐसी कुछ व्यवस्था है हमारा जो रिजर्वेशन जो है उसमें होना चाहिए। और उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो अगला जो विषय है वो बहुत ही ज़्यादा विवादित विषय बन चुका है। और अभी कुछ समय पहले जब एक आदिवासी विधायक ने जब 5वीं अनुसूची की मांग करी थी विधानसभा में, तो उस समय पे एक लेटर भी कई सारे जारी हुए थे जो कि दूसरे समाज वालों ने लिखा था कि 5वीं अनुसूची जो है वो हमारे एरिया में लागू नहीं होना चाहिए। तो एक हमेशा ही विवादित विषय रहा है आदिवासी समाज का 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची पे विक्रम जी अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं? जी, 5वीं अनुसूची जो है, जो हमारे संविधान में जो हमारा जनजाति समाज है, इसके भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अस्तित्व को रक्षा करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण हमारे संविधान में आदिवासी समाज के लिए कुछ अधिकार, कुछ जो शक्तियाँ दी गई है। तो इन चीज़ों को इस माध्यम से अगर कोई दूसरे समाज वाले अगर इसके खिलाफ कुछ दे रहे हैं तो वो ठीक से इसका अध्ययन नहीं कर पाए। ये आदिवासी समाज, जो जनजाति समाज है, अनुसूचित जो क्षेत्र है, जो 5वीं अनुसूची में जैसा बताया गया है, उन क्षेत्रों में जो आदिवासी समाज है उनके आर्थिक रूप से, भाषाई रूप से, सामाजिक रूप से उनके जो मूल स्वरूप है उसमें वह सुरक्षित रहें और वो विकास करे, इसलिए 5वीं अनुसूची है। 5वीं अनुसूची किसी भी समाज के लिए, किसी अन्य समाज के लिए या किसी के खिलाफ नहीं है, वो आदिवासी समाज के पूर्ण रूप से संरक्षण के लिए। और वर्तमान में हम देखेंगे तो बहुत सारे प्रावधान कुछ लागू भी है, लेकिन बहुत 5वीं अनुसूची के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता भी है। जो इसमें प्रावधान है, जैसे हर वर्ष राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रगति भेजेंगे, जो हमारे आदिवासी मंत्रणा परिषद है, तो इनके जो काम है और ये इनका जो दायरा है, इनकी जो शक्तियाँ प्रदत्त है 5वीं अनुसूची में, इसका और इसमें बढ़ना चाहिए। और जितना अधिक संरक्षण आदिवासी समाज को मिल सके वो इस माध्यम से, उसके लिए और अधिक आवश्यकता है इस पे काम करने के लिए। अर्थात 5वीं अनुसूची को लेके विक्रम जी का स्टैंड क्लियर है कि 5वीं अनुसूची के पक्षधर विक्रम जी हैं और कहीं ना कहीं शायद अपनी भाषा में ये भी अपने शब्दों में ये भी कहना चाहते थे कि 5वीं अनुसूची जैसे विषय में पूरा आदिवासी समाज जो है वो एक मुखर होकर 5वीं अनुसूची को लागू कराने के लिए प्रयास आने वाले समय में करेगा। और अगर हम लोग देखें तो अगला जो मेरा जो विषय है वो ये है कि आदिवासी समाज जो है वो अपनी जो सभ्यता और संस्कृति को वर्तमान समय में संजोए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष उसे करना पड़ रहा है, क्योंकि आदिवासी समाज में आए दिन नए नए जो संस्कृतियाँ, सभ्यताएँ जो है वो घुसती जाती है और अपने हिसाब से आदिवासी समाज की सभ्यता संस्कृति को तोड़ती रहती है। तो आदिवासी समाज की सभ्यता संस्कृति के संरक्षण के संबंध में विक्रम जी अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं? आदिवासी समाज और जो इसकी संस्कृति है वो पुरातन संस्कृति और बेहद वैज्ञानिक और सभ्य संस्कृति है, जिस संस्कृति को आज पूरा विश्व इस आदिवासी संस्कृति, जनजाति संस्कृति की ओर देख रहा है कि किस तरीके से पर्यावरण से तालमेल बिठाकर वो अपना जीवन जीते हैं। इसका जो प्रकृति पूजा जो आदिवासी समाज करता है, जो प्रकृति से प्रेम आदिवासी समाज करता है, वो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। आदिवासी संस्कृति और इसके संरक्षण के लिए एक तो इसका पतन इस कारण से हो रहा है कि इसका महत्वपूर्ण कारण है कि आदिवासी समाज के व्यक्ति जब
पढ़ लिख कर आरक्षण का लाभ लेकर जब बड़ी जगह पर जाता है तो अपनी मूल पहचान को वो छोड़ देता है। जबकि संविधान में हमारी जो विशेषता है वो बताई है, अगर हम उस विशेषताओं को छोड़ते हैं तो हम आदिवासी नहीं रहते हैं। दूसरी बात ये है कि जो हमारे समाज में जो व्यापक स्तर पे धर्मांतरण चल रहा है वो आदिवासी समाज की संस्कृति के पतन का एक बड़ा कारण है। हम देखेंगे किसी भी ईश्वर की पूजा करना, किसी भी भगवान की पूजा करना, इसमें कोई बुराई नहीं। आपको जिसकी पूजा करना स्वतंत्र, इस देश का संविधान उसकी इजाज़त देता है। लेकिन समस्या तब आती है जब आदिवासी समाज किसी ईश्वर की पूजा करता है और उस धर्म के लोग उन्हें आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति छोड़ने के, मूल रूप से आदिवासी प्रकृति पूजक, बहुदेव पूजक होते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि जो अब्राहमिक धर्म है, जैसे ईसाई धर्म है, जिसने बहुत ईसाई मिशनरियों ने सबसे ज़्यादा जो धर्मांतरण किया है वो आदिवासी समाज का किया है। और हम देख रहे हैं कि जब एक आदिवासी ईसाई बन जाता है तो वहाँ पर एक ही ईश्वर की पूजा करने की अनुमति है, उसके अलावा किसी की भी पूजा करने की अनुमति ईसाई धर्म नहीं देता है। तो सबसे पहले वो जब इस कट्टर ईसाई जब एक आदिवासी हो जाता है तो उसको बाध्य किया जाता है कि वो अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति पूजा और अपने अन्य जो उसके विचार है, संस्कृति है, उसको छोड़ दें। तो सबसे बड़ा एक कारण धर्मांतरण मैं समझता हूँ कि जो हमारे आदिवासी संस्कृति के पतन का कारण है। तो ऐसा कोई भी ईश्वर और धर्म को आदिवासियों को छोड़ना चाहिए जो उसकी मूल संस्कृति से उसको दूर करता हो, मेरा ऐसा मानना है। इन बातों से विक्रम जी चौहान के विचार जो है वो स्पष्ट यही होते हैं कि आदिवासी समाज अगर किसी भी दूसरी संस्कृति में जाता है तो उससे आदिवासी समाज की जो सभ्यता, संस्कृति जो है वो नष्ट होती है। इसी कारण से किसी भी दूसरी संस्कृति में जाना आदिवासी समाज के लोगों को नहीं चाहिए। यही विक्रम जी चौहान शायद कहना चाहते हैं। अब अगला जो मेरा जो प्रश्न है विक्रम जी चौहान से कि आप जिस पार्टी में कार्यरत हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसमें एक चीज़ हमेशा देखी गई है कि भाजपा जो है वो हमेशा आदिवासी शब्द कहने से बचती है और आदिवासी समाज के जो लोग हैं उन्हें वनवासी हमेशा कहा जाता है, जिसको लेके हमेशा ट्रॉल रहता है। आदिवासी समाज में हमेशा इसको लेके मतभेद रहता है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इस विषय में स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि जो आदिवासी शब्द है, जो हम यूएनओ की बात करेंगे तो इस शब्द की उत्पत्ति या इसकी उपयोगिता जब आई, जब उपनिवेश जब पूरे विश्व में फैला। अंग्रेज़ों ने पूरे ऐसा कहते थे कि उनके जो राज्य इतना बड़ा था कि वहाँ कभी सूरज अस्त नहीं होता था। तो उन्होंने कई देशों को अपने उपनिवेश बना लिए थे और वहाँ जाकर वो अंग्रेज़ बस गए। जैसे अमेरिका में बस गए, ऑस्ट्रेलिया में बस गए और अन्य जगह जाकर वहाँ पे वो बस गए। और वहाँ के जो मूल निवासी, वहाँ के जो पहले से रहने वाले लोग थे, उनके साथ वो रहने लगे। और उस दौरान यूएनओ ने वहाँ के जो मूल निवासियों की जो स्थिति, उनका जो शोषण किया अंग्रेज़ों ने। अब अंग्रेज़ तो हमारे देश में भी आए थे लेकिन यहाँ से वो चले गए, तो हमारी दृष्टि में वो विदेशी हैं और यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं वही सभी आदिवासी हम मान सकते हैं। क्योंकि इस देश में रहने वाली सभी जातियाँ अगर हम देखेंगे, कुछ एक दो जातियों को छोड़ के, जो पारसी है, यहूदी है, उनको छोड़ के, तो सभी का इतिहास हज़ारों वर्ष पुराना है। और कुछ थ्योरियाँ भी है जिन पे बहुत विवाद भी है। तो हम स्पष्ट रूप से ये मानते हैं कि इस देश का जो भी व्यक्ति है वो सभी यहाँ के, यहीं के रहने वाले, यहीं उनकी मातृभूमि है और यहीं के वो व्यक्ति है। और जो ये आदिवासी शब्द की जो उपयोगिता है वो उन्हीं देशों में जहाँ अंग्रेज स्थायी रूप से रह गए और वहाँ के जो आदिवासियों का, वहाँ के जो मूल निवासियों का जो उन्होंने शोषण किया, तो उनके शोषण के अधिकारों के लिए यूएनओ ने कुछ गाइडलाइन भी बनाई है। तो वो उस चीज़ों के लिए वहाँ पर वो उपयोगिता है। इसलिए हमारे देश ने आधिकारिक रूप से कहा है कि यहाँ के व्यक्ति कोई भी आदिवासी नहीं, हमको जो हम समाज हैं,
आदिवासी शब्द कहने में कोई आपत्ति नहीं है। हम मूल स्वरूप है जो आज का जो समाज है वो हमसे ही, हम ये मानते हैं कि वो हमसे ही निकला है और हम उस समाज का मूल स्वरूप है, उस नाते कह सकते हैं आदिवासी। लेकिन यहाँ का कोई व्यक्ति बाहरी विदेशी नहीं है, ये मूल रूप से हम इस चीज़ को मानते हैं। वनवासी शब्द के पीछे का जो कारण है वो भी जानना चाहते हैं हम। जी, वनवासी शब्द कुछ संगठन हैं जो इस पे बड़ा कड़ा ऐतराज़ करते हैं कि हमको वनवासी किया जाता है। उसका जब शाब्दिक अर्थ निकाला जाता है तो कहते हैं कि हमको जंगली बोला जा रहा है। तो हम उस शब्द को किस अर्थ में समझते हैं, उसका क्या, अगर हम उसको व्यापक दृष्टिकोण में समझेंगे, हम इतिहास में देखेंगे तो जितने भी हमारी जो जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनका उल्लेख मिलता था कि वो वनों में ही निवास करती थी। महाराणा प्रताप जब अकबर से युद्ध हारे तो उन्होंने शरण ली, तो शरण में उन्होंने वो जिन भीलों के राणा पुंजा भील हो जिनके पास वो शरण के लिए गए, वो सब जंगलों में रहते हैं। तो इसलिए वनवासी कहा जाता है कि हम शुरू से वनों में रहते आए, हम जंगली नहीं हैं। अगर हम बोलते हैं कि जल जंगल ज़मीन का जो मुद्दा है जिस पे हम लड़ाई, आदिवासी समाज का जो मानता है कि ये इनकी लड़ाई है जल जंगल ज़मीन की, तो इसलिए ही है कि हम यहाँ पर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि इसके संसाधनों पे पहला हक अगर आदिवासी समाज का है तो हम वहाँ रहते आए हैं। और मैं तो कहता हूँ कि अगर वनवासी हमारी पहचान, सुदृढ़ पहचान होती, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले जब आदेश दिया था कि जो हमारे जनजाति वर्ग के 10 लाख परिवार थे उनको जंगलों से बेदखल करने का जो आदेश दिया था, अगर हमारी वनवासी पहचान सुदृढ़ होती तो कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई सरकार हमको वहाँ से बाहर नहीं करती। उस समय केंद्र की सरकार ने हस्तक्षेप करके वो निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का वो बदलाया, उसके लिए सरकार भी धन्यवाद की पात्र है। किंतु एक वनवासी शब्द है, हम इसको किस अर्थ में लेते हैं, इसकी व्यापकता, इसके व्यापक अर्थ में हम जाते हैं, कितना जाते हैं, क्या सोचते हैं, ये सबका अलग विषय हो सकता है। मेरा मानना है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। समाज में शिक्षा जो व्याप्त जो अशिक्षा जो है उसे दूर करने के लिए और समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हमारे तरफ से, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो युवा जो हैं, समाज के जो युवा हैं, उन लोगों की क्या भूमिका रह सकती है इसमें? समाज में शिक्षा की जागरूकता बढ़ाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर हो सकती है तो वो युवाओं की है। निश्चित रूप से जो समाज का जो युवा है, कोई भी युवा है, वो पूरी ऊर्जा से, क्षमता से भरपूर होता है और अगर वो चाहे तो वो बड़े से बड़े कार्यों को आसानी से कर सकता। आज कई क्षेत्र में युवा हैं, कई मेरे परिचित लोग हैं, वो आज समाज में शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। मेरे मित्र हैं, जैसे आप ही हैं, आप कोचिंगों के माध्यम से वहाँ पढ़ा रहे हैं और क्षेत्र जो हमारे आदिवासी युवा हैं उनको शासकीय नौकरी में जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए आप तैयारी करा रहे हैं। मेरे गांव है जो गंधावल है, उसमें हमने हमारे एनजीओ के माध्यम से विद्यालय प्रारंभ किया है, पिछले 3-4 वर्षों से चल रहा है। वहाँ हम बच्चों को सरकारी जो योजना है राइट टू एजुकेशन है उसके माध्यम से हम वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे समाज के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा हम दे रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे क्षेत्र के युवा चाहें और कर भी रहे हैं, और भी जागरूकता की आवश्यकता है, तो हम हमारे समाज का नक्शा बदल सकते हैं। हम हमारे समाज को पूर्ण रूप से 100% साक्षर कर सकते हैं। बस आवश्यकता है कि हम इस ओर काम करना शुरू करें। जैसे कि जो विक्रम जी चौहान जो है वो मुख्य रूप से रहने वाले पाटी एरिया के, बड़वानी, और अगर हम लोग देखें तो बड़वानी का जो पाटी वाला जो एरिया है, पाटी सिलावद वाला जो एरिया है, याले एरिया में 2 सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। एक तो शिक्षा
अशिक्षा जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ का जो स्कूलिंग जो है वो ठीक तरीके से नहीं है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, जो कि मेरा मानना है कि आदिवासी समाज का भी सबसे बड़ी समस्या है, पलायन। ये जो सिलावद पाटी सेंधवा वाला जो एरिया है, यहाँ से बहुत बड़े लेवल से पलायन हो रहा है। और तो सबसे पहला तो मेरा सर से ये प्रश्न है, विक्रम जी चौहान से, कि पलायन को लेकर आपके पास कोई मॉडल है क्या कि हमें पलायन किस प्रकार से रोक सकते हैं? पलायन, सबसे बड़ा कारण पलायन का है कि हमारे क्षेत्र में हम रोजगार इतने तैयार नहीं कर पाए। इस कारण से आज जो आवश्यकताएं हैं, पहले हमारा जो समाज था उसकी आवश्यकताएं भी सीमित थी। हम संग्रह करने के आदी नहीं थे और हम जो कम से कम चीज़ों में अपना जीवन का गुजारा करते थे। लेकिन आधुनिकता के साथ हमारी भी आवश्यकताएं जब अन्य समाजों की बढ़ती गई तो हमारी भी आवश्यकताएं बढ़ती गई, तो धनाभाव में हमारा समाज पलायन करने लगा। गुजरात और महाराष्ट्र आज बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र से लोग जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण भी है कि जब सब जगह रोजगार पहुंच रहे थे, उद्योग धंधे पहुंच रहे थे, तो हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में अधिक ध्यान इस ओर, मैं किसी सरकारों पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सभी की सरकारें रही हैं। कुछ हमारी भी उदासीनता रही, कुछ सरकारों का भी कुछ विफलताएं रही है कि हमारे यहाँ जो रोजगार को लेकर काम धीरे चालू हुए हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो आधारभूत चीज़ें हैं उसका निर्माण खूब आदिवासी क्षेत्रों में हुआ है। रोडें बनी हैं, शालाएं बनी हैं, भवन बने हैं, पंचायत भवन बने, सामुदायिक भवन बने और बहुत सारे आधारभूत संरचना के काम हुए हैं। लेकिन जो मूल जो रोजगार को लेकर उन कामों को, उसके लिए कुछ ज़्यादा काम हमारी सरकारें नहीं कर पाई है। जो अन्य शहरी क्षेत्र है वहाँ पर अलग तरीके के रोजगार सृजन किए जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वही रोजगार स्थापित हम आदिवासी समाज में या इस अनुसूचित जाति जो क्षेत्र है, हमारा जनजाति क्षेत्र है, इसमें हम ये वो धंधे जो शहरों में चलते हैं वहाँ लगा नहीं सकते हैं। हमको ये देखना होगा कि हमारा समाज किन जो कार्य करता आ रहा है उन्हीं क्षेत्रों में हम अध्ययन करके, जैसे पशुपालन है आज इसको व्यावसायिक रूप से पशुपालन किया जा रहा है। पहले हम घर की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए करते थे, आज उसका व्यावसायिक रूप से उसका उपयोग कर सकता है। अगर हम हमारे ही समाज के लोगों को प्रशिक्षण दें, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है या फिर दूध उत्पादन है, तो ऐसे क्षेत्र है। हम खेती किसानी वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन हम हमारे खेती के तरीक़ों में परिवर्तन करें। बहुत सारे अब नई चीज़ें आई है। मछली पालन हम हमारे खेत में तालाब बनवा के कर सकते हैं। हम ये रेशम, गोट फार्मिंग, रेशम उत्पादन, ये आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एरिए को, हमारे समाज को ये चीज़ सूट करती है कि हम इस प्रकार के उद्योग धंधों, हमको आगे सबको आना पड़ेगा, इस बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, प्रशिक्षण देना पड़ेगा, जन जागरूकता हमारे क्षेत्र में करना पड़ेगी। तब मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र का पलायन रुकेगा और रोजगार इस क्षेत्र में आएगा। क्षेत्र में व्याप्त जो अशिक्षा है, इस अशिक्षा को दूर करने के लिए या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो आदिवासी समाज जो है, उस आदिवासी समाज में जो भी स्कूलें जो ऑलरेडी है स्थापित हैं, वो स्कूलें धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं। तो इन स्कूलों को बंद होने से रोकने के लिए हमारे तरफ से क्या प्रयास किए जाना चाहिए? एक अशिक्षा एक बड़ा हमारे समाज में मुद्दा है। हम ये कहते हैं कि हमारे समाज में शिक्षा बढ़नी चाहिए, अशिक्षा समाप्त होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई अभी तक बहुत अच्छे काम नहीं हुए। हमारे क्षेत्र में विद्यालय खुले हैं, लेकिन कुछ शिक्षकों की उदासीनता के कारण और कुछ अन्य कारणों से या फिर समाज में जागरूकता की कमी के कारण
अगर किसी की 2 संतानें हैं तो वो एक ही संतान को पढ़ाएगा, एक से काम करवाएगा। ऐसे जो हमारी मानसिकता डेवलप हुई है वो एक अशिक्षा का बड़ा कारण है। वो तो इन सब चीज़ों के लिए हमको विशेष रूप से हमारे ही समाज के लोगों को, इसमें समाज के जो नीचे गरीब लोग हैं उनमें जागरूकता लानी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि शिक्षा का क्या महत्व है। अगला जो विषय जो है वो ये है कि आदिवासी समाज में शिक्षित बेरोजगार जो है उनकी संख्या दिन पे दिन बढ़ते जा रही है और वर्तमान समय में भी जो बेरोजगारी जो है वो बिल्कुल चरमावस्था पे है। अगर हम लोग अभी देखें तो कई सारी सरकारें रही है लेकिन रोजगार जो है वो उतने स्तर से नहीं मिल पा रहा है युवाओं को जितना मिलना चाहिए। हम लोग अगर हमारे समाज की बात करें, आदिवासी समाज की बात करें, तो आदिवासी समाज के जो कई सारे बैकलॉग पद जो है, लगभग 1 लाख बैकलॉग पद जो है वो अभी भी खाली हैं। तो इन बैकलॉग पदों पे आप क्या कहना चाहेंगे? बैकलॉग पद एक बड़ा मुद्दा है। पहले के जितने हमारे पद थे जो खाली रह गए और जो अभी भी खाली हैं जिनको भरा जाना चाहिए, तो जब हमारा समाज संगठित होकर इस बारे में मांग करेगा सरकारों से, मैं किसी सरकारों के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन कुछ सरकारें भी कर रही है इस और कुछ अभी बैकलॉग के पद निकले भी हैं, लेकिन उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी है। हमारे बैकलॉग के पदों को भरा जाना चाहिए। हमारे जो समाज का युवा है जो पढ़ लिख रहा है उसको नौकरी मिलना चाहिए। दूसरा एक विषय ये भी है कि हर समाज में एक एलिट वर्ग होता है, एक उच्च वर्ग होता है, एक मतलब जिसके पास धन की कमी नहीं रहती है। तो ऐसा वर्ग हर समाज में कोई व्यापारी होता है, लेकिन हमारे समाज में ये वर्ग कर्मचारी अधिकारी है। और हमारा जो समाज है वो व्यापार के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। हमारा समाज व्यापार के क्षेत्र में या रोज़गार लेने के लिए प्रयास कर रहा है। वो पढ़ता है, फिर वो सोचता है कि मैं कहीं नौकरी कर लूँ, कोई एग्ज़ाम पास कर लूँ, लेकिन वो रोज़गार के बारे में नहीं सोचता। तो हमारे क्षेत्र के युवाओं को भी रोज़गार के बारे में विचार करना पड़ेगा कि हम रोज़गार लेने वाले नहीं, रोज़गार देने वाले बने। हम समाज के और युवाओं को हम ऐसा व्यवसाय खड़ा करें। आज बहुत सारी योजनाएं चल रही सरकारों की जिसमें सब्सिडी पे ऋण देना और ये सब चीज़ें चल रही है। छोटी मोटी कुछ समस्याएं आती है, बैंकों से ऋण न मिलना, ये वो, तो इन समस्याओं को छोड़ दे तो बहुत सारे विकल्प हैं समाज के पास, जिससे समाज के युवा अपना खुद का व्यवसाय और रोज़गार खड़ा करें और हमारे अन्य समाज के लोगों को भी हम रोज़गार दें। तो ये मैं मानता हूँ कि व्यवसाय के क्षेत्र में भी हमारे युवाओं को बढ़ना चाहिए। अंतिम में विक्रम जी चौहान से ये प्रश्न है कि आदिवासी समाज को कैसे, आदिवासी समाज का जो डेवलपमेंट जो है वो कैसे किया जा सकता है, और हम लोग बोल सकते हैं कि आदिवासी समाज का विकास कैसे हो सकता है, इस पे विक्रम जी चौहान का क्या दृष्टिकोण है? आदिवासी समाज संस्कृति का संरक्षण और वो आगे कैसे बढ़े, इसमें मैं मानता हूँ कि जो हमारे समाज का जो आगे बढ़ा हुआ पढ़ा लिखा जो वर्ग है, जो नौकरी में है, जो जनप्रतिनिधि है, उन लोगों को व्यापक रूप से इस बारे में काम करना पड़ेगा। अभी जो हमारे समाज में बहुत सारे संगठन भी बने हैं, समाज के संगठन भी है बहुत सारे, और वो समाज के जो संवैधानिक अधिकार है या इनके लिए आंदोलन करते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए वो अपने संगठन की विचारधारा के अनुरूप, वो अपने संगठन के विचारधारा के जो भी उसमें वो काम कर रहे हैं। और लेकिन आवश्यकता ये है, इस और ध्यान देना है कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़े। संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, वो लड़ाई चलनी चाहिए। इसके अलावा सहकारिता का हमारे संगठनों को ये सोचना चाहिए कि सहकारिता के माध्यम से हम कैसे उन गरीब, हमारे समाज के गरीब तबका उस तक कैसे पहुँचें और उनको भी आगे कैसे बढ़ाएं। तो हमारे समाज का ही जब वर्ग अपने निचले तबके के बारे में न केवल सोचना शुरू करेगा बल्कि उसके लिए करना भी चालू करेगा,
तब हमारा जो समाज है वो सुदृढ़ होगा और आगे बढ़ेगा और विकास करेगा। वरना ये आरक्षण अब हमको 1000 साल और भी मिल गया तो समाज का एक ही वर्ग आगे बढ़ता रहेगा और समाज का जो गरीब व्यक्ति है वो गरीब ही रह जाएगा। जब तक समाज पूर्ण रूप से अपने जो हम कहते हैं कि अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है उसके बारे में सोचना शुरू नहीं करेगा, काम करना शुरू नहीं करेगा, तब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे। सहकारिता के माध्यम से, समूह के माध्यम से या और अन्य माध्यमों से हमको हमारे समाज के जो नीचे व्यक्ति है उसको हाथ पकड़ के ऊपर लाना पड़ेगा। ये हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो ये थे हमारे विक्रम जी चौहान, जिनसे हमने जाना कि आदिवासी समाज को लेके उनके क्या दृष्टिकोण है। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।